Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Musarat and you are welcome to 5 W's of English Literature. This video is being presented on the request of my lovely subscriber Jyoti Datta. Students, in this video we will discuss The Murder of Roger Ackroyd. The Murder of Roger Ackroyd एक नावल है, a work of detective fiction by Agatha Christie. Students, in the start we will know about the author. Agatha Christie दुनिया की सबसे फेमस मिस्ट्री राइटर और वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नॉवलिस्ट ऑफ ऑल टाइम है. एगाथा के काम के बारे में कहा जाता है कि उनका काम शेक्सपियर और बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा बिकता है. एगाथा के नावल की 100 मिलियन से ज़्यादा कापियाँ बिक चुकी हैं और उनको तकरीबन 100 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है. एगाथा का फुल नेम है डैम एगाथा मैरी क्लैरिसा क्रिस्टी नेम मिलर. स्पाउस, एगाथा ने 2 शादियाँ की और उनके पहले हस्बैंड का नाम है कर्नल आर्चिबाल्ड क्रिस्टी और उनके दूसरे हस्बैंड आर्कियोलॉजिस्ट थे और उनका नाम था सर मैक्स मैलोवैन, जिनके साथ एगाथा ने 1930 में शादी की. एगाथा की डेट ऑफ बर्थ है सितंबर 15, 1890. बर्थ प्लेस टार्कोए, डिवॉन, इंग्लैंड. एगाथा की डेट ऑफ डेथ है जनवरी 12, 1976. डेथ प्लेस वेलिंगफोर्ड, ऑक्सफोर्डशायर. एगाथा क्रिस्टी ने डिटेक्टिव फिक्शन उस वक्त लिखना शुरू किया जब वो वर्ल्ड वार 1 के दौरान एक नर्स के तौर पर काम कर रही थी. एगाथा क्रिस्टी का डेब्यू नावल है द मिस्ट्रेस अफेयर एट स्टाइल्स, जो कि एगाथा क्रिस्टी ने 1916 में लिखना शुरू किया और जंग ख़त्म होने के बाद 1920 में ये नावल पब्लिश किया गया. इस नावल में एगाथा क्रिस्टी ने आर्कियोल पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया. एगाथा क्रिस्टी के नावल हैं 75, जिनमें से 66 डिटेक्टिव नावल्स हैं. एगाथा क्रिस्टी ने 14 शॉर्ट स्टोरीज और 3 प्लेज लिखे हैं. एगाथा क्रिस्टी के मोस्ट फेमस नावल्स हैं एंड देन देयर वर नन, published in 1939, Murder on the Orient Express 1933, The ABC Murders 1936. Students, let's know about the novel. नावल की कंट्री है यूनाइटेड किंगडम. लैंग्वेज इंग्लिश. Genre crime novel, detective fiction. Publication date The Murder of the Roger Ackroyd. यूनाइटेड किंगडम में जून 1926 में पब्लिकेशन कंपनी विलियम कॉलिन्स सन्स की तरफ से पब्लिश किया गया और ये नावल 1926 में यूनाइटेड स्टेट्स में डॉड मीड एंड कंपनी ने पब्लिश किया. इसके पहले एडिशन में 312 पेज हैं, चैप्टर्स 27. और इससे पहले एगाथा क्रिस्टी ने द सीक्रेट ऑफ चिमनीज लिखा और इस नावल के बाद द बिग 4 लिखा. ये तीसरा नावल है जिसमें आर्कियोल पॉयर को एज अ लीड डिटेक्टिव के तौर पर प्रेजेंट किया गया है. इससे पहले पॉयर इन 2 नावल में अपीयर हो चुके थे. द मिस्ट्रेस अफेयर एट स्टाइल्स पब्लिश्ड इन 1920. द मर्डर ऑन द लिंक्स 1923. The eccentric and egotistic Belgian detective Poirot 33 नावल्स और बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज में अपीयर हो चुके हैं. नावल डेडिकेशन. क्रिस्टी ने ये नावल अपनी बड़ी बहन मार्गरेट फ्रेरी वेट्स को डेडिकेट किया है और क्रिस्टी ने डेडिकेटरी नोट में लिखा है टू पंकी who likes an orthodox detective story, murder, inquest and suspicion falling on everyone in turn. पंकी क्रिस्टी की सिस्टर का फैमिली नेम था और क्रिस्टी और पंकी के दरमियान 11 ईयर्स का गैप था. लिटरेरी सिग्निफिकेंस ऑफ द नावल.
1990 में नावल द मर्डर ऑफ रॉजर एक्राइड द टॉप 100 क्राइम नॉवेल्स ऑफ ऑल टाइम में 5th प्लेस पर आया और ये रैंकिंग क्राइम राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर्स ने ब्रिटेन में की थी। 1995 में मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका की तरफ से की जाने वाली एक रैंकिंग में नावल द मर्डर ऑफ रॉजर एक्राइड 12th प्लेस पर आया। 2013 में द क्राइम राइटर्स एसोसिएशन ने इस नावल को CWA बेस्ट एवर नावल के तौर पर वोट किया। अमंग द फर्स्ट वर्क्स फॉर द ब्लाइंड 1928 में ये नावल द मर्डर ऑफ रॉजर एक्राइड रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड की तरफ से ब्रेल फॉर्म में अवेलेबल था। 1935 के ऑटम में ये नावल उन पहली बुक्स में शामिल था जिनको ब्लाइंड लाइब्रेरी के लिए ग्रामोफोन रिकॉर्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए सिलेक्ट किया गया और 1936 तक ये नावल ऐसी 8 बुक्स में इंक्लूड था जो कि इस फॉर्म में अवेलेबल थी। बेसिक आइडिया ऑफ द नावल। क्रिस्टी की ऑटोबायोग्राफी 1977 में पब्लिश हुई। अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्रिस्टी ने रिवील किया कि नावल का बेसिक आइडिया उसके ब्रदर इन लॉ जेम्स वेयर्स ऑफ एबनी हॉल ने दिया। उसके ब्रदर इन लॉ ने क्रिस्टी को सजेस्ट किया कि वो एक ऐसा नावल लिखे जिसमें क्रिमिनल डॉक्टर वाटसन का करैक्टर हो। स्टूडेंट्स, डॉक्टर वाटसन शर्लॉक होम्स का एक करैक्टर है। शर्लॉक होम्स एक फेमस डिटेक्टिव फिक्शनल नावल है जिसमें मेन करैक्टर जो है वो शर्लॉक होम्स है और वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और डॉक्टर वाटसन उसका असिस्टेंट है। क्रिस्टी ने एक ऐसा आइडिया जिसमें मेन डिटेक्टिव का असिस्टेंट ही क्रिमिनल हो इसको बहुत पसंद किया और उसने इसको रिमार्केबली ओरिजिनल थॉट कंसिडर किया और ये बात बाद में सच साबित हुई। इस नावल की इनोवेटिव ट्विस्ट एंडिंग इस जॉनरा यानी डिटेक्टिव फिक्शन पर एक गहरा और नुमाया असर रखती है। एडेप्टेशंस ऑफ द नावल। क्रिस्टी के लिखे हुए बहुत से काम को टेलीविज़न और फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया। These are the adaptations of the novel. Stage play. The novel The Murder of Roger Ackroyd पर based drama Alibi. प्रिंस ऑफ वेल्स थिएटर लंदन में 15 मई 1928 को ऑडियंस के लिए ओपन किया गया। रेडियो नावल पर बेस्ड 1 घंटे का रेडियो प्ले द कैम्बल प्ले हाउस की 12 नवंबर 1939 की एपिसोड के लिए बनाया गया। इस नावल द मर्डर ऑफ रॉजर एक्राइड को टेलीविज़न पर भी पेश किया गया। नावल पर बेस्ड 103 मिनट का ड्रामा यूके में ITV की सीरीज़ एगाथा क्रिस्टीज पॉयर में संडे 2 जनवरी 2000 को ब्रॉडकास्ट किया गया। फिल्म नावल पर बेस्ड 75 मिनट्स की फर्स्ट साउंड फिल्म एलिबाई ट्विकेनम फिल्म स्टूडियोज़ की जानिब से 28 अप्रैल 1931 को रिलीज़ की गई। 2002 में इस फिल्म पर एक रशियन फिल्म भी बनाई गई जिसका टाइटल था पॉयर्स फेलियर। अर्क्यूल पॉयर एक रिटायर्ड प्राइवेट डिटेक्टिव है और वो विक्टिम का फ्रेंड और नावल का मेन डिटेक्टिव है। डॉक्टर जेम्स शेफर्ड लोकल डॉक्टर और नावल का नरेटर है। डॉक्टर जेम्स शेफर्ड इस इन्वेस्टिगेशन में पॉयर का असिस्टेंट है और डॉक्टर जेम्स शेफर्ड पॉयर का असिस्टेंट उस वक्त बना जब कैप्टन हेस्टिंग्स शादी के बाद अर्जेंटाइन में सेटल्ड हो गया। रॉजर एक्राइड इस केस का विक्टिम है। रॉजर एक्राइड एक वेल्थी बिजनेसमैन और विडोअर है जो कि अपनी होने वाली बीवी मिसिस फेरर्स की रीसेंट डेथ की वजह से बहुत परेशान है। मिसिस फेरर्स एक विडो है जिसके बारे में इस बात की अफवाह फैली हुई है कि उसने अपने हस्बैंड एशले फेरर्स को जो कि एक आदी शराबी था उसको जहर दे दिया था। इस नावल के शुरू में मिसिस फेरर्स सुसाइड कमिट कर लेती है। मिसिस सीसल एक्राइड
मिसिस सीसल एक्वायर्ड रॉजर के भाई सीसल की विडो है। वो और उसकी बेटी पिछले 2 साल से फर्नली पार्क में रह रहे हैं और वो दोनों फिनेंशियली तौर पर रॉजर पर डिपेंडेंट हैं। फ्लोरा एक्वायर्ड रॉजर एक्वायर्ड की नीस यानी सीसल की बेटी है। फ्लोरा एक्वायर्ड पॉयर को अपने अंकल का मर्डर इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। फ्लोरा एक्वायर्ड ने अपने अंकल की रिक्वेस्ट पर रॉल्फ से मंगनी कर ली है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं है कि उसका फियांसी पहले ही उर्सुला बॉर्न से शादी कर चुका है। कैप्टन रैल्फ पैटन एक्वायर्ड स्टेपसन। कैप्टन रॉल्फ पैटन एक्वायर्ड का स्टेपसन है, जो कि उसकी पहली बीवी की साबका शादी से बेटा है और नावल में कई दफ़ा उसे एडॉप्टेड सन के तौर पर भी रेफ़र किया गया है। राल्फ ने खुफिया तौर पर उर्सुला बॉर्न से शादी कर ली है और वो इस केस में पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट है, यानी पुलिस का बुनियादी शख्स सबसे पहले कैप्टन रॉल्फ पैटन पर ही गया है। मेजर हेक्टर ब्लंट एक्वायर्ड का फ्रेंड है और वो गेम हंटर है और वो खुफिया तौर पर फ्लोरा से लव करता है। जेफरी रेमंड एक्वायर्ड का सेक्रेटरी एक नौजवान और अपने शोबे में एनर्जेटिक मैन है। जॉन पार्कर एक्वायर्ड का बटलर है। वो इस बात का दावा नहीं करता, इस बात से इनकार करता है कि उसने शेफर्ड को फर्नली पार्क से कॉल की थी जिस रात एक्वायर्ड का मर्डर हुआ था। एलिजाबेथ रसल एक्वायर्ड की हाउसकीपर है। चार्ल्स कैंट रसल्स का इलेजिटिमेट सन है। ड्रग एडिक्ट चार्ल्स कैंट जो है वो एक आदी शराबी है, वो नशा करता है और वो हाल ही में कनाडा से आया है और फर्नली पार्क के गेट पर उसी रात जिस रात मर्डर होता है वो शेफर्ड से टकराता है। उर्सुला बॉर्न एक्वायर्ड की पार्लर मेड यानी घर में काम करने वाली नौकरानी है और उसने खुफिया तौर पर राल्फ से शादी कर ली है और जब एक्वायर्ड को इस शादी का पता चलता है तो एक्वायर्ड उसे नौकरी से निकाल देता है। मिसिस फोलियट उर्सुला की बड़ी बहन है। मिस्टर हैमंड एक्वायर्ड का लॉयर है। कैरोलिन शेफर्ड डॉक्टर शेफर्ड की गॉसिप लविंग बड़ी बहन है जिसकी अब तक शादी नहीं हुई। शिप स्टीवर्ड कस्बे के बाहर का एक मेल पेशेंट है जो कि डॉक्टर शेफर्ड के पास आता है और बाद में डॉक्टर शेफर्ड को एक लोकल ट्रेन स्टेशन से कॉल भी करता है, जिसको बाद में पॉयर उसके शिप से आने वाले एक टेलीग्राम के ज़रिए कंफर्म करता है। इंस्पेक्टर डेविस किंग्स एबर्ट का लोकल इंस्पेक्टर और इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। इंस्पेक्टर रैगलन नज़दीकी एक बड़े कस्बे क्रैनचेस्टर का पुलिस इंस्पेक्टर है। कर्नल मेलरोज इस काउंटी का चीफ कांस्टेबल है। स्टोरी ऑफ द नॉवल द मर्डर ऑफ रॉजर एक्वायर्ड एक फिक्शनल विलेज में लिखी गई है जिसका नाम किंग्स एबर्ट है और वो इंग्लैंड में है। इस नावल को डॉक्टर जेम्स शेफर्ड नरेट करता है, यानी इस नावल का नरेटर डॉक्टर जेम्स शेफर्ड है। नावल की स्टोरी मिसिस फेरर्स की डेथ से शुरू होती है जो कि एक स्लीपिंग मेडिसिन वर्नल का ओवरडोज से खुदकुशी कर लेती है। टाउन में बहुत से लोग जिसमें डॉक्टर शेफर्ड की गॉसिप लविंग सिस्टर कैरोलिन भी शामिल है इस बात पर यकीन रखते हैं कि मिसिस फेरर्स ने 1 साल पहले अपने हस्बैंड को जहर दे दिया था। कैरोलिन अब इस बात का भी शक करती है कि मिसिस फेरर्स अपने हस्बैंड के मर्डर के गिल्ट की वजह से सुसाइड कमिट करती है और इस वजह से वो वर्नल का ओवरडोज ले लेती है। इस दौरान में मिसिस सीसल एक्वायर्ड जो कि रॉजर की सिस्टर इन लॉ है, फ्लोरा एक्वायर्ड रॉजर की नेस जिसकी हाल ही में एक्वायर्ड के स्टेपसन रॉल्फ पैटन से मंगनी हुई है, जेफरी रेमंड एक्वायर्ड का सेक्रेटरी, मेजर ब्लंट एक्वायर्ड का दोस्त। ये तमाम लोग रॉजर एक्वायर्ड के घर जो कि कस्बे का सबसे अमीर तरीन आदमी है उसके घर डिनर पर मौजूद हैं। रॉजर एक्वायर्ड के बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो मिसिस फेरर्स से शादी करने वाला है
रॉजर एक्राइड डॉक्टर शेफर्ड को भी डिनर पर इनवाइट करता है और वो इस बात का दावा करता है कि उसके पास उसे बताने के लिए एक अहम बात है। डिनर के बाद एक्राइड शेफर्ड पर यह ज़ाहिर करता है, जब वो उसे अपनी स्टडी में लेके जाता है, कि मिसेस फेरर्स को ब्लैकमेल किया जा रहा था इस वजह से कि उसने अपने हस्बैंड को कत्ल किया है। और उसने ये सब कुछ उसे यानी एक्राइड को उस वक्त बताया जब वो अपने हस्बैंड के मर्डर के गिल्ट की वजह से अपनी जान लेने वाली थी। उस वक्त उसने ये सारी बातें एक्राइड को बता दी। उसी लम्हे रॉजर एक्राइड का सेक्रेटरी पार्कर इवनिंग मेल के साथ आता है, जिसमें लेट मिसेस फेरर्स की तरफ से एक लेटर भी होता है। एक्राइड इस लेटर को ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर देता है। इस खत में मिसेस फेरर्स अनाउंस करती है कि वो उस ब्लैकमेलर का नाम बताएगी, लेकिन एक्राइड इस ब्लैकमेलर का नाम पढ़ने से इनकार कर देता है। डॉक्टर शेफर्ड फर्नली पार्क से रवाना होता है। फर्नली पार्क एक्राइड का घर है, लेकिन रास्ते में वो एक अजनबी से टकराता है जो कि उससे एक पता पूछता है। जब डॉक्टर शेफर्ड अपने घर में होता है तो उसे एक फ़ोन कॉल रिसीव होती है, तो वो फ़ौरन दोबारा फर्नली पार्क के लिए रवाना हो जाता है। वो अपनी बहन को बताता है कि पार्कर, जो कि एक्राइड का बटलर है, उसने एक्राइड को मुर्दा पाया है। लेकिन जब वो शेफर्ड फर्नली पार्क पहुंचता है तो पार्कर इस बात से इनकार करता है कि उसने कोई ऐसी कॉल की थी। इसके बाद शेफर्ड, रेमंड और ब्लंट एक्राइड की स्टडी में एक्राइड को मुर्दा हो पाते हैं और एक्राइड को उसके कलेक्शन में से ही एक हथियार से उसको कत्ल कर दिया गया था। हरक्यूल पायर, जो कि इस विलेज में रह रहा होता है, वो फ्लोरा की रिक्वेस्ट पर अपनी रिटायरमेंट से बाहर आ जाता है, यानी वो फ्लोरा की रिक्वेस्ट पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कबूल कर लेता है। फ्लोरा को इस बात का यकीन नहीं होता कि पैटन ने एक्राइड को मर्डर किया है, बावजूद इसके कि पैटन एक्राइड के मर्डर के बाद गायब था और पुलिस को पैटन के फुटप्रिंट्स एक्राइड की स्टडी की विंडो से भी मिले थे, लेकिन वो फिर भी इस बात पर यकीन नहीं करती। पॉयर को इस केस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का पता चलता है। उस घर में सिवाय पार्लर मेड उर्सुला बोर्न के सबके पास इस केस के बारे में एलिबाई मौजूद था, यानी सबके पास मर्डर की जगह पर अपने ना होने का सबूत मौजूद था, लेकिन उर्सुला बोर्न के पास इस बात का सबूत मौजूद नहीं था कि वो मर्डर की जगह पर नहीं थी। जबकि रेमंड और ब्लंट ने एक्राइड को उस वक्त किसी से बातें करते हुए सुना था जब शेफर्ड रवाना हुआ था, और फ्लोरा उस रात एक्राइड को देखने वालों में से सबसे आखिरी थी। एक्राइड कुछ दिन पहले डिक्टाफोन कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव से भी मिला। इसके अलावा पार्कर ने उसे उस चेयर के बारे में बताया जो कि उस वक्त जब बॉडी फाउंड की गई थी उस वक्त और पोजीशन में पड़ी हुई थी, और उसके बाद उसको उसकी ओरिजिनल जगह पर वापस कर दिया गया। और इसके अलावा मिसेस फेरर्स का खत मर्डर के बाद से गायब था। पार्कर बाद में समर हाउस में एक गूस क्विल यानी एपरों से बना हुआ एक कलम पाता है। इसके अलावा उसे समर हाउस में एक स्टार्च कैमरे का स्क्रैप भी मिलता है, और बैकयार्ड में उसको एक रिंग मिलती है जिस पर फ्रॉम आर लिखा होता है। रेमंड और मिसेस एक्राइड बाद में बताते हैं कि वो कर्जे में हैं, यानी उन पर कर्ज चढ़ा हुआ है, लेकिन एक्राइड की डेथ से और उसकी तरफ से जो उसे वसीयत में जो कुछ मिलेगा उससे उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ब्लंट बाद में ये भी बताता है कि वो सीक्रेटली फ्लोरा से लव करता है। इसके बाद पॉयर एक सेकंड मीटिंग कॉल करता है जिसमें वो बटलर पार्कर, हाउसकीपर मिस रसल और राल्फ पैटन को बुलाता है। वो जाहिर करता है कि वो गूस क्विल एक हीरोइन होल्डर है जो कि मिस रसल के इलेजिटिमेट सन का है, और मिस रसल का बेटा वही अजनबी था जो कि शेफर्ड को मर्डर की रात पर मिला था। वो ये भी बताता है कि उर्सुला ने खुफिया तौर पर पैटर्न से शादी की हुई है, क्योंकि वो अंगूठी जो उसे मिली थी वो उर्सुला की थी, और इसको उसने बाद में ज़ाया कर दिया था, जब फेंक दिया था, जब पैटर्न ने उसको इस बात की सज़ा दी थी कि उसने अपने अंकल को अपनी इस शादी के बारे में बता दिया था, और उसके अंकल ने उस शादी की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया था। पॉयर
तब अपनी बात जारी रखते हुए सबको बताता है कि उसे मर्डर यानी किलर की आइडेंटिटी का पता है, उसे पता है कि इस रॉजर एक्राइड का किलर कौन है। इस बात की तस्दीक इस मीटिंग के दौरान एक टेलीग्राम से भी हो जाती है। उस मीटिंग के दौरान पॉयर को एक टेलीग्राम रिसीव होता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि किलर कौन है। इसकी बजाय वो किलर को एक वार्निंग देता है कि वो सामने आ जाए। जब पॉयर शेफर्ड के पास अकेला होता है तो वो उसे बताता है कि उसे पता है कि एक्राइड का किलर वो है। शेफर्ड मिसिस फेरस का ब्लैकमेलर था और इसी वजह से उसने एक्राइड को मार दिया कि उसे इस बात का पता न चले कि वो मिसिस फेरस का ब्लैकमेलर है। शेफर्ड को इस बात का शक था कि मिसिस फेरस ने अपने सुसाइड नोट में उसका नाम बता दिया होगा और इसी वजह से उसने रॉजर एक्राइड का मर्डर कर दिया। इसके बाद उसने उस डिक्टाफोन को यूज़ किया जो कि एक्राइड के पास था, इस बात को ज़ाहिर करने के लिए कि जब एक्राइड ज़िंदा था तो वो रवाना हो चुका था और इस दौरान में वो एक्राइड की स्टडी विंडो में पैटर्न के फुटप्रिंट लगा चुका था। अपनी मौजूदगी को उस जगह पर साबित करने के लिए जिस जगह एक्राइड की बॉडी मिली थी, डॉक्टर शेफर्ड ने अपने पेशेंट से कहा कि वो कुछ देर के बाद यानी कत्ल के कुछ देर के बाद उसे एक फ़ोन कॉल करे ताकि वो फर्नली पार्क दोबारा जाने का बहाना बना सके। और इस बात की तस्दीक पॉयर को मिलने वाले टेलीग्राम से हो गई। जब स्टडी में कोई भी नहीं था तो शेफर्ड ने डिक्टाफोन को अपनी जगह से हटा दिया और उस चेयर को भी वापस उसकी ओरिजिनल जगह पर रख दिया ताकि किसी को पता न चले कि ये चेयर अपनी जगह से हटाई गई थी। पॉयर शेफर्ड को ये भी बताता है कि ये सारी बातें पुलिस को सुबह बताई जाएंगी और डॉक्टर शेफर्ड अपनी रिपोर्ट लिखना जारी रखता है जिसमें पॉयर की इन्वेस्टिगेशन यानी जो कि नावल खुद वो बयान कर रहा है इन्वेस्टिगेशन बताई गई है। और इसके बाद वो अपने गिल्ट को एडमिट करता है और इस बात की ख्वाहिश भी करता है कि हो सके कि पॉयर एक्राइड के मर्डर में नाकाम हो जाए, इसको इन्वेस्टिगेट करने में नाकाम हो जाए। तो नावल का जो एपिलॉग यानी जो इसके एंड पे जो एपिलॉग आता है वो डॉक्टर शेफर्ड का सुसाइड नोट प्रूव होता है, वो डॉक्टर शेफर्ड का सुसाइड नोट बन जाता है। इस तरीके से डॉक्टर वाटसन यानी शेफर्ड वो इस केस का क्रिमिनल साबित होता है और इस केस को यानी इस नावल को जिसको क्रिस्टी ने रिमार्केबली ओरिजिनल थॉट कंसिडर किया था, क्रिस्टी से पहले किसी ने भी ऐसा नावल पेश नहीं किया था जिसमें डिटेक्टिव का असिस्टेंट ही क्रिमिनल हो और इसी वजह से इस नावल की इनोवेटिव ट्विस्ट एंडिंग ने इस जॉनरा पर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ा है। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।